नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु युग की समय सीमा एवं उसकी प्रवृत्तियां एवं युगीन स्थितियों के विषय में हमने देखा था एवं प्रवृत्तियों पर हमने 4 प्रवृत्तियों पर चर्चा की थी। और इस क्रम में हमने देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उसकी समय सीमा 1925 से 1950 विक्रमी संवत निर्धारित करते हैं। अधिकांश विद्वान जो है उसकी समय सीमा भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक मानते हैं। 1868 जब कवि वचन सुधा का प्रकाशन भारतेंदु ने किया था और 1900 जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, लेकिन सामान्यतः इसकी समय सीमा 1850 से लेकर 1900 मानी जाती है, जब भारतेंदु पैदा हुए थे 1850 ईस्वी में। तो यह इसकी समय सीमा थी। युगीन परिस्थितियों के क्रम में हमने देखा था कि सुधार एवं प्रतिधर्म सुधार की स्थिति जो है समाज में बनी हुई थी। धर्म सुधार, समाज सुधार को लेकर कई सारे जो संगठन हैं सक्रिय थे। आर्य समाज, ब्रह्म समाज से लेकर प्रार्थना समाज इत्यादि सक्रिय थे। प्रतिधर्म सुधार में भी सुधारकों का एक ऐसा वर्ग था जो विधवा विवाह का विरोध करता था, सती प्रथा तक का वो समर्थन करता था। एक स्थिति यह थी। दूसरा हमने देखा था रेलवे, तार इत्यादि का विकास हो चुका था। प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग जो है वो काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रही थी। एवं इसके साथ ही साथ जो है ईसाई मिशनरियों ने जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए खड़ी बोली को माध्यम चुना था। तो ये सारी परिस्थितियां जो थी, इन्होंने मिलकर जो है भारतेंदु युग को प्रभावित किया। ये उस दौर की परिस्थितियां थी। प्रवृत्तियों के क्रम में हमने 4 प्रवृत्तियों पर चर्चा की थी और आगे की 4 प्रवृत्तियों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। जो 4 प्रवृत्ति जिस पर हमने पिछले वीडियो में भारतेंदु युग की चर्चा की थी वह जैसे था कि देशभक्ति बनाम राजभक्ति का द्वंद्व था वहाँ पर, कि राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद्व हमें भारतेंदु युग में नज़र आता है। समाज सुधार के चिन्ह हमें नज़र आते हैं, जो कि उस समय समाज में चल भी रहा था, वो उस दौर की रचनाओं में हमें नज़र आता है। राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति का द्वंद्व बहुत ज़्यादा नज़र आता है। क्यों आता है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। अब हम आगे की प्रवृत्तियों पर यहाँ पर बातचीत करेंगे। इसमें पहली प्रवृत्ति जो है वह है हास्य एवं व्यंग्य। भारतेंदु युग के साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता क्या थी कि उस दौर में जो साहित्य रचा जा रहा था उसमें हास्य व्यंग्य की प्रचुर मात्रा, प्रभुत मात्रा विद्यमान थी। हास्य व्यंग्य, और यह हास्य व्यंग्य किस चीज़ों पर होता था? तत्कालीन समय में जो अंधविश्वास हैं, तत्कालीन समय में जो पश्चिम परस्त जो है उसकी नकल है, फैशन है, इन सब चीज़ों पर जो भारतीय समाज की कुरीतियाँ थी उन सब पर हास्य व्यंग्य किया जाता था उस दौर के रचनाकारों के द्वारा। आप उस दौर में भाग्यवती जैसे उपन्यास में भी देखेंगे जो उसी दौर में लिखे गए हैं। उसमें क्या देखते हैं कि भारतीय समाज में जो विवाह के अवसर पर किए जाने वाले कई सारी जो कुरीतियां हैं उनकी जम कर खिल्ली उड़ाई गई है। जैसे चील की पूजा करना, बकरे का कान काटना, सूप को सर झुकाना, जूते की पूजा करना, शादी विवाह के अवसर पर किए जाने वाले ऐसे कई सारे जो हैं कुरीतियों, अंधविश्वासों का, अतार्किक विश्वासों का की भर्त्सना की गई है। यही प्रवृत्ति इस दौर के कविता में भी दिखलाई आपको पड़ती है। तो उस दौर की एक प्रमुख प्रवृत्ति थी हास्य एवं व्यंग्य। और इसमें भी जो अगुआ थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, इसमें भी अगुआ थे। और जो काव्य गीतियाँ जो उन्होंने लिखी, या उस दौर में जो काव्य गीतियाँ लिखी गई, उसमें जब हास्य व्यंग्य को हम लोग श्रेणी देखते हैं तो उसे 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 तरह से। जैसे कि गाली है, स्यापा और पैरोडी। गाली में आपको समिधिन मधुमास एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। पैरोडी जो है स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी। उर्दू में लिखे हुए इंदर सभा का उन्होंने बंदर सभा उसकी पैरोडी लिखी थी। तो 3 था, गाली, स्यापा और गाली हुआ, स्यापा हुआ और एक तीसरा पैरोडी। तो हास्य व्यंग्य उस दौर की प्रमुख प्रवृत्ति थी। दूसरी जो प्रमुख प्रवृत्ति थी, आगे की जो प्रमुख एक प्रवृत्ति थी वह थी समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति की इस प्रवृत्ति ने जो है उस दौर के विशेष रूप से कविता को समृद्ध करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। समस्या पूर्ति क्या होती थी? कोई एक पंक्ति दे दी जाती थी, कोई से भी एक पंक्ति आपको दे दी जाती थी। कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाता था, उसमें कोई एक पंक्ति दे दी जाती थी और लोगों से कहा जाता था कि आप इस पर पूरी कविता बनाकर लाइए। और जो सबसे अधिक अच्छी कविता बनाकर उस पर लाता था, अधिक नहीं, सबसे अच्छी कविता, उसे पुरस्कृत किया जाता था। तो इस प्रकार से जो है कवियों को प्रोत्साहन भी मिलता था,
कवियों की एक नई पौध तैयार होती थी और जो है कविता समृद्ध हुआ करती थी। तो यह समस्या पूर्ति थी। समस्या पूर्ति में भी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र अथवा बाबा सुमेर सिंह इत्यादि जो हैं इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके लिए बाकायदा संगठन की स्थापना की गई। बाबा सुमेर सिंह ने क्या है, कवि समाज की स्थापना की। उसी तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है क्या स्थापना की थी, कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। बनारस या काशी में इन्होंने जो है कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी। इस तरह की सभाओं की स्थापना की गई थी। कुछ प्रसिद्ध कवि समस्या पूर्ति उस दौर की 2-3 बहुत प्रसिद्ध हैं। एक भारतेंदु का ही है, एक प्रताप नारायण मिश्र का है, अंबिका दत्त व्यास का है, एक है अमी कटोरिया सी पूरी रहो चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी करके एक पंक्ति है, वो बहुत प्रसिद्ध है। भारतेंदु की है अखिया दुखिया नहीं मानत है। भारतेंदु की समस्या पूर्ति की एक पंक्ति है, अखियाँ दुखिया नहीं मानत है। एक और है, वही जो भी मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ संभवतः, पूरी अमी की कटोरिया सी। जी हाँ, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। ये प्रताप नारायण मिश्र का है। तो इस तरह से उस दौर की समस्या पूर्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थे। आगे हम लोग आते हैं तो वह है इस दौर का काव्य रूप। काव्य रूप जो है क्या था, भारतेंदु युग में जो है हम लोग देखते हैं कि प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही लिखे गए। उस दौर में प्रबंध भी लिखे गए, मुक्तक भी लिखे गए। यद्यपि प्रधानता किसकी थी, प्रधानता जो थी वह मुक्तक की थी। प्रबंध की तुलना में मुक्तक जो है प्रभूत मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखे गए। इसके अलावा जो है उस समय क्या है कि जो लोकगीतियों की जो कई शैलियाँ थी उनका काफ़ी प्रयोग किया गया। गज़ली का प्रयोग किया गया, लावणी इत्यादि का कविता में प्रयोग किया गया। इस शैली, इन सब शैलियों का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त एक और जो बहुत बड़ी विशेषता थी इस दौर में काव्य रूप में, वह थी कि हमने देखा था अमीर खुसरो लिखते थे, मुकरी लिखते थे। तो अमीर खुसरो की मुकरियों के तर्ज पर इस दौर में कई सारी मुकरियाँ लिखी गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें भी अगुआ थे और उनके मुकरियों पर और पहेलियों पर जो है क्या अमीर खुसरो की का स्पष्ट जो शैली है अमीर खुसरो की, उसकी जो छाप हमें नज़र आती है। एक कई सारे जो हैं इसमें मुकरियाँ थी। एक उदाहरण के लिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, भीतर भीतर सबरस चूसय हंसी हंसी के तन मन धन मूसय जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो ये सब बताया जा रहा है, विशेषताएं बतलाई जाती थी और पूछते थे कि भाई कौन है, हे सखी क्या ये साजन है, तो होता था कि नहीं नहीं वो अंग्रेज है। मुकरी मतलब मुँह करने का उसमें भाव होता था। तो मुकरियाँ इस दौर में लिखी गई काव्य रूप में, प्रबंध मुक्तक लिखे गए और जो लोकगीत की शैलियाँ हैं गज़ली लावणी इत्यादि का प्रयोग किया गया। इस दौर में गज़ल भी लिखे गए और गज़ल को भी लोकप्रियता प्राप्त थी, यद्यपि वो उतना ज़्यादा लोकप्रिय उस दौर की लोकप्रिय शैली नहीं थी, उस दौर का लोकप्रिय काव्य रूप नहीं था। अब हम लोग अंतिम विशेषता पर आते हैं भारतेंदु युग की। तो भारतेंदु युग की जो भाषा पर हम लोग इस दौर की जो रचनाएं लिखी गई उसकी भाषा पर हम लोग चर्चा करते हैं कि भाषा विषयक दृष्टिकोण क्या था भारतेंदु युग के रचनाकारों में। तो हम लोग क्या पाते हैं कि इस दौर में भाषा का 2 स्वरूप था। कविता लिखने के लिए ये लोग ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे, गद्य इत्यादि के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। यानी 2 भाषा क्या प्रचलित थी, कविता के लिए अलग और गद्य के लिए अलग। इस दौर में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र का ऐसा मानना था कि खड़ी बोली में वह संस्कार नहीं है, खड़ी बोली में वह क्षमता नहीं है कि क्या किया जाए कि उसमें कविता की रचना की जाए। वह खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते। हम लोग आगे देखते हैं कि इस जो है द्विवेदी युग में जो है गद्य और पद्य की भाषा एक होती है और माना जाता है कि नहीं कविता भी खड़ी बोली में न सिर्फ की जा सकती है बल्कि कई महाकाव्य भी खड़ी बोली में इस दौर में आरंभ में लिखे गए, प्रिय प्रवास इत्यादि जैसे। और आपको मैथिली शरण गुप्त भी खड़ी बोली में एक के बाद एक जो है खंड काव्य प्रबंध काव्य लेकर आते हैं। लेकिन इस दौर में क्या है कि खड़ी बोली को कविता की भाषा नहीं मानी जाती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र उसका मजाक उड़ाते हुए एक दोहा लिखते हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं और बोलते हैं कि देखो कैसी भोंडी कविता बने हैं, कविता बनी है। वो या उस दौर के जो अन्य रचनाकार थे वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाए अथवा समझ नहीं पाए कि यह जो है भाषा खड़ी बोली की सीमा न होकर हो सकता है कि यह उनकी भी सीमा हो। तो भाषा के स्तर पर था कि 2 भाषाएं थी, गद्य और पद्य की अलग अलग भाषा थी। खड़ी बोली को माना जाता था कि वो क्या है, मैं इस पर लिखूंगा नहीं क्योंकि अगर मैं बोलूं और वो लिखता जाऊं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आपको देखने में समस्या होगी। इसलिए मैं आमतौर पर पहले पॉइंट लिखे देता हूं, क्योंकि अगर मैं बिना पॉइंट लिखे बोलूं
ऐसे तो ये 15-10 मिनट का जो वीडियो है वो 45 मिनट का पूरा एक क्लास चला जाता है, और इतना देखना बहुत ज़्यादा ये नहीं है। तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ नटसेल में कि भाषा क्या थी, गद्य पद की अलग अलग थी। खड़ी बोली को कविता के योग्य नहीं माना जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसका मजाक उड़ाया था। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र जो क्या बोलते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं ये कुसूल। लेकिन संभवतः कविता की रचना के लिए उनके लिए निज भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी। और निश्चित रूप से ब्रज भी है, भारत की भाषा अपनी ही भाषा है। भाषा में एक और विशेषता क्या थी कि भाषा में उस समय जो है व्याकरण इत्यादि पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं था। हम देखते हैं कि आगे चलकर भारतेंदु युग के बाद जब द्विवेदी युग आता है तब जो है भाषा व्याकरण के नियमों से बहुत ज़्यादा बंधती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो उस दौर में भाषा का जो स्वरूप था वो बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं था, उसमें काफ़ी विविधता देखने को मिलती थी। आप गद्य में भी जब देखेंगे कि तो क्या पाते हैं कि कोई जो है रचनाकार गद्य में भी क्या है, पद्य की तुकबंदी इत्यादि कर रहा है। किसी की भाषा में पूर्वीपन लिया हुआ है, तो किसी की भाषा में जो है कि दक्षिण का भी कुछ कुछ शब्द है, उर्दू इत्यादि के शब्दों के भी प्रयोग करने से ये परहेज नहीं करते थे। तो ये उस दौर की भाषा की विशेषता थी। तो हमने भारतेंदु युग की विशेषताओं को इसमें देखा। पिछले वीडियो में हमने उसकी जो है भारतेंदु युग की समय सीमा, भारतेंदु युग की युगीन परिस्थितियों को देखा था, और हमने 4 विशेषताएं देखी थी। इस युग में हमने उसकी आगे की विशेषताओं को देखा। इन सब के अतिरिक्त भी भारतेंदु युग में जो है और भी कई सारी प्रवृत्तियां हैं जिन पर की चर्चा की जा सकती है, लेकिन फिलहाल इतना ही, जिसमें हमने हास्य व्यंग, समस्या पूर्ति, काव्य रूप और भाषा को देखा। अगले वीडियो में हम जो है रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ, ये रीतिकाल का सामान्य परिचय, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बस। धन्यवाद।